जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर 2023 के लिए यूजीसी की जो डेट है पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज वो तो अभी नहीं आई है, लेकिन कब से कब आपका एग्ज़ाम होना है तो उसकी एक डेट आ चुकी है। तो अब अगर देखा जाए तो हम लोग के पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। फिर भी जो हम लोग के पास टाइम बचा हुआ है, हम लोग उसका अच्छे से यूटिलाइज करेंगे उस टाइम को, और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो इसी क्रम में हम आज जो है आगे बढ़ेंगे, और मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जो कि एक मॉडल पेपर आप कह सकते हैं, जो कि आपकी जो प्रीवियस में हुए पेपर हैं उसी के जो है उसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कुछ क्वेश्चन उसमें नए क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन नए हैं और कुछ पुराने हैं। हमारा जो जो ये एमसीक्यू लगाने का जो एक मेन पर्पज़ ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो है खुद को एक परखने का मौका मिलता है, और दूसरी बात है कि आपका जो टॉपिक है वो रिवीजन अच्छे से हो जाता है। जैसे आपको कोई मॉडल का क्वेश्चन मिला या कोई आपको जो है मॉडल थियरी है या कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिला, तो आप उसको जो है कैसे हैंडल कर पाते हैं वो देखने को आपको जो है वो खुद को परखने का एक अच्छा क्या होता है, मौका होता है। तो जब तक जो है एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम नहीं होता है, यानी अभी जो भी हमारे पास टाइम है, अभी डेट भी नहीं आया हुआ पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, तो तब तक हम लोग क्या है कि पर डे जो है 40-50 यानी जितने भी एमसीक्यू हम लोग कर सकते हैं पर डे, हम लोग अब एमसीक्यू आज से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि जो जो भी एमसीक्यू हमने बनाया है, हमारी टीम ने बनाया है, वो आपको क्या आएगा, पसंद आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट किया जाता है। और ये यहाँ जो स्लाइड में देखिए आपको शो हो रहा है कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक्चुअली हमने जो है लगभग 100 क्वेश्चन तैयार किया था, तो जिसमें जो 1 से 50 वाला क्वेश्चन है वो क्या है कि उसमें कुछ त्रुटियां थी, जो टाइपिंग में त्रुटियां थी, इसलिए आज आपको उसके आगे कराया जा रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये केवल 51 से कैसे शुरू किया गया है। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें क्या करना है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, और उसके बाद क्या करना है कि खुद से आंसर इसका सोचना है, और लास्ट में देखना है कि आपके कितने आंसर सही होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अम्लीकरण का एक प्रमुख कारण है। यानी जो आपका ओशन है, तो ओशन में लगातार क्या हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है, अम्लीकरण हो रहा है। तो ऐसा कौन सा कारण है जो क्या कर रहा है कि ओशन में अम्लीकरण के लिए जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन है वनों की कटाई, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है जीवाश्म ईंधन जलाने से कार्बन उत्सर्जन, और चौथा है ओवर फिशिंग, यानी आप वन के काटने से अम्लीकरण हो रहा है, वायु के प्रदूषण से हो रहा है, हम लगातार जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं उससे CO2 निकलता है उसके कारण हो रहा है, और चौथा है ओवर फिशिंग, आप जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, समुद्र से मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका थर्ड नंबर, जो कि क्या लिखा हुआ है, जीवाश्म ईंधन जलाने से उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन। यानी हम लगातार क्या करते हैं कि एनर्जी के लिए फ्यूल का प्रयोग कर रहे हैं, फॉसिल्स फ्यूल का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे बात किया जाए वो कोल हो या बात किया जाए आपके जो है कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया। ठीक है, ऐसे या अभी कई कई जगहों पर जो है खाना बनाने की हम क्या करते हैं, जो लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो इन सब से क्या निकलता है कि CO2 बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होता है, और जो आपके ओशंस होते हैं वो क्या होते हैं कि वो CO2 के बहुत बड़े क्या हैं, जो है एब्जॉर्बर हैं, यानी वो CO2 को क्या करते हैं, अधिग्रहित कर लेते हैं। लगातार जो आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो उसको एटमॉस्फेयर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन एक सीमा से ज़्यादा जब ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इनका जो जल होता है उसमें एसिडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी उसकी जो अम्लता होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण जो उसमें रहने वाले जीव जंतु होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सीमा के बाद बहुत ही नुकसानदायक है महासागरों के लिए, जिसके कारण जो हमारा उसमें रहने वाले जो जीव जंतु, जिसमें प्रमुख रूप से जो कोरल देखे जाते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ओशन जो है ओशन एसिडिफिकेशन का। आप सोच सकते हैं कि थोड़ा सा जो है क्या होता है कि एसिड की मात्रा आपकी बॉडी में ज़्यादा होती है और आपको क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, थोड़ा सा जो है मात्रा ज़्यादा होती है। और आप सोच सकते हैं कि अगर महासागरों में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं उसको कैसे जो है टॉलरेट कर पाते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया इसका जीवाश्म ईंधन जलाने से कार्बन का उत्सर्जन के कारण क्या हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि यह सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था कि स्थानों के बीच अंतःक्रिया उन स्थानों की सापेक्ष पहुंच और आकर्षण पर
जो है आधारित होती है। यानी कौन से ऐसे जो है जियोग्राफर थे जिन्होंने बताया कि कोई जो दो स्थान है, एक मान लीजिए स्थान ए है और एक क्या है बी है, अब इन दोनों के बीच में कितना इंटरेक्शन होगा, कितनी अंतःक्रिया होगी, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि ये जैसे मान लीजिए कि ये है कोई मार्केट है और ये है जो है उसके आसपास के एरिया है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये भी एरिया हो गया, यानी 2 पॉइंट ये हो गया या 2 पॉइंट ये हो गया, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो है इंटरेक्शन कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि ये जो बी वाला पॉइंट है ये कितना क्या कर लेता है, इन लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है और कितनी एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, यानी पहुंच अच्छी है, ठीक है, इसी पे निर्भर करेगा। क्योंकि जैसे हो सकता है कि यहाँ पर जो है जो ए नंबर का ये ए वाला स्थान है, इसकी जो भी डिमांड है ये मान लीजिए बी वाला पूरा कर रहा है, ठीक है, तो यानी ए की आकर्षण जो बी की आकर्षण शक्ति है वो ए के लिए ज्यादा है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्यों कि सारा डिमांड ए का ये क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, और दूसरी बात एक्सेसिबिलिटी भी दे रहा है, यानी रोड या जो भी यहाँ से यहाँ तक जो साधन मिल रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से मिल रहे हैं। तो यही कह रहा है कि ये किसने कहा था कि किसी दो स्थानों के बीच में जो अंतःक्रिया होगा, इंटरेक्शन होगा, वो वहां तक पहुंच, यानी इन दोनों के बीच में एक्सेसिबिलिटी कैसे है और आकर्षण पर निर्भर होगा। ऑप्शन है आपका एडवर्ड उलमैन, एमी हर्स्ट, एम ए वेबर, ई एम हुबर, इन चारों जियोग्राफर में आपको बताना है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड उलमैन, एक जियोग्राफर थे, ठीक है, जिन्होंने अपने थ्योरी में ये बातें बताई थी कि दो स्थानों के बीच जो इंटरेक्शन होगा यानी अंतःक्रिया होगी वो उनके बीच जो एक्सेसिबिलिटी है और उनका जो आकर्षण केंद्र है उस पर क्या होगा, डिपेंड करेगा। तो राइट आंसर क्या है, एडवर्ड उलमैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जॉन फ्रीडमैन के क्षेत्रीय विकास के सिद्धांत के अनुसार संतुलित क्षेत्रीय विकास प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण चुनौती है, ठीक है, ये कोर पेरिफेरी जो मॉडल है जॉन फ्रीडमैन का, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो उन्होंने बताया था कि अगर कहीं पर बैलेंस ग्रोथ प्राप्त करना है, ठीक है, तो उसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य, तो एक जो है चुनौती प्रकट करता है कि आप बैलेंस ग्रोथ ना प्राप्त कर सके। पहला है प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण, दूसरा है पूंजी तक असमान पहुंच, तीसरा है प्रौद्योगिकी तक असमान पहुंच और चौथा है शक्ति का असमान वितरण। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो संतुलित विकास को यानी बैलेंस ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है, किसके अकॉर्डिंग, जॉन फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है आपका डी है, क्या है, डी है, शक्ति का असमान वितरण। आप जो है इसको पढ़िएगा, तो जो जॉन फ्रीडमैन थे इन्होंने बताया था कि जो विकास अगर कहीं पर ज्यादा हो रहा है कहीं पर कम हो रहा है तो इसके दो कारण है, पहला कारण है सोशियो इकोनॉमिक कारण और दूसरा है पॉलिटिकल पावर का, ठीक है, जिसपे इन्होंने ज्यादा जोर दिया था कि अगर कहीं पर सोशियो इकोनॉमिक जो पावर है और जो पॉलिटिकल पावर है, ठीक है, मान लीजिए ये एक स्थान है और ये दूसरा स्थान है, अगर यहाँ पर डेवलपमेंट ज्यादा है यहाँ पर कम है, तो इन्होंने बताया कि यानी ये वाले स्थान पे यानी ये ए वाले स्थान पे अगर डेवलपमेंट ज्यादा है और बी पे कम है तो इसका कारण ये है कि ये में सोशियो इकोनॉमिक पावर और सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पावर क्या है, स्ट्रांग है, जबकि यहाँ पर क्या है, वीक है, जिसके कारण दोनों के बीच में क्या उत्पन्न हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी असंतुलित विकास उत्पन्न हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो इन्होंने इंपॉर्टेंट जोर दिया था कि कहीं पर अगर असंतुलित विकास हो रहा है किसी भी रीजन में तो वहाँ का सबसे बड़ा जो रोल है वो कौन प्ले करता है, पॉलिटिकल पावर यानी राजनीतिक शक्ति या जो है जो सोशियो इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है शक्ति का असमान वितरण, ठीक है, यही क्या करता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्षेत्रीय विकास में संतुलित विकास के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल संयोजन क्षेत्र की विधि नहीं है, यानी आप पढ़े होंगे कि जो है ये कह रहा है कि जो है चार जियोग्राफर हैं तो चार जियोग्राफर में कौन सा क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन जो बताया गया है वो ऐसा कौन सा जियोग्राफर जिन्होंने ऐसी बात नहीं कही है, ठीक है, कौन सी विधि नहीं है। पहला है बीबर, दूसरा है डोई, तीसरा है रफीउल्ला और चौथा है स्मिथ। आपको बताना है कि निम्नलिखित से कौन से जियोग्राफर थे जिन्होंने जो क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन है, ठीक है, इसकी कोई भी मेथड नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है डी यानी स्मिथ, ठीक है, स्मिथ ने किसी प्रकार का जो है फसल संयोजन विधि यानी क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन नहीं जो है मेथड प्रयोग किया है, बाकी सभी जियोग्राफर ने किया है, ठीक है, बीबर ने भी किया है, डोई ने भी किया है और रफीउल्लाह ने भी किया है। आप लोग इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इनका जो सीक्वेंस है वो
क्या है, पहले B1 ने दिया क्या, उसके बाद किसने दिया, उसके बाद किसने दिया। ये क्रम आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्या है, क्वेश्चन है, यानी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक का मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रॉप कॉम्बिनेशन जो है रीजन किसने किस विद्वान ने दिया, क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन का जो मेथड है वो किसने किसने प्रयोग किया, इस पे जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में, जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग था। ठीक है, यानी कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर होता है, जिसमें क्या होता है जो है कई लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं खेतों पे। तो ऑप्शन है आपका रूस, डेनमार्क, भारत, नीदरलैंड। तो इसमें कह रहा है कि सबसे सफल प्रयोग कहाँ पे रहा है, किसका, जो है सहकारी खेती का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क में सबसे ज़्यादा जो है सक्सेसफुल रहा है क्या, हुआ तो रूस में भी है, ठीक है, लेकिन डेनमार्क में सबसे ज़्यादा क्या रहा है, सफल रहा है, जो आपका कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा विकसित की गई थी। यानी ये 4 प्रकार की खेती है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी ऐसी खेती है जो यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा विकसित की गई है। यानी जो जो आपके जो ब्रिटिश था, ठीक है, ब्रिटिशर्स थे, तो ये जो है बहुत सारे देशों में अपनी कॉलोनी बनाए हुए थे। तो इन्होंने एक विशेष प्रकार की खेती डेवलप की थी, कहाँ पर, जहाँ पर इन्होंने अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश की थी। तो वही पूछा जा रहा है आपसे कि ऐसी कौन से जो है खेती थी जो यूरोपीय उपनिवेशवादियों के द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन है मिश्रित खेती यानी मिक्स खेती, दूसरा है बागानी खेती यानी जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, तीसरा है कोल खोज और चौथा है अंगूर की खेती। तो आपको बताना है कि ब्रिटिशर्स जो अपनी कॉलोनी डेवलप किए थे, तो वहाँ पर जो है जो कॉलोनी डेवलप किए थे वो ब्रिटिशर्स इन निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती को जो है क्या किया था, विकसित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 2 नंबर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। आप देखेंगे इंडिया में भी जहाँ जहाँ पर भी ब्रिटिशर्स जो है अपनी कॉलोनी बनाए हुए थे, वहाँ पर उन्होंने किस प्रकार की खेती स्टार्ट की थी, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, बागानी खेती स्टार्ट की थी। तो इसका राइट आंसर है जो है बागान, यानी वो चाय लगाते थे, काफी, कहवा, रबड़, ये सब की खेती करना वो क्या करते थे, स्टार्ट कर देते थे वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, चाहे आप इंडिया में भी देखें या अदर किसी भी कंट्री में आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तृतीयक गतिविधि है, टर्शियरी एक्टिविटी कौन सी है। ऑप्शन है एग्रीकल्चर करना, खेती करना, बुनाई करना, व्यापार करना या शिकार करना। आपको बताना है कि कौन सा क्या है, तृतीयक गतिविधि है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सा प्राइमरी एक्टिविटी होता है, कौन सा सेकेंडरी एक्टिविटी होता है, कौन सा टर्शरी एक्टिविटी होता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग लगभग क्या होता है, पूछा जाना तय होता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक आ गया है क्वाटनरी एक्टिविटी, वो भी आपको क्या करना होता है, देखना होता है। तो इसमें से तृतीय जो है गतिविधि है वो कौन सी है, व्यापार है। क्या है, व्यापार। व्यापार जो है वो एक प्रकार का सेवा है, और जो जितने भी सर्विस सेक्टर होते हैं वो कौन सी एक्टिविटी होती है, वो टर्सरी एक्टिविटी होती है। जो हाई लेवल के जो रिसर्च हैं, मैनेजमेंट हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्वाटनरी एक्टिविटी होते हैं। ठीक है, प्राइमरी कौन सा होता है, अगर सीधे आप जो है नेचर से रॉ मटेरियल निकालते हैं तो वैसी एक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटी। जैसे आप खेती करते हैं तो आप क्या करते हैं, सीधे नेचर से रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं। अगर इसी रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करके कुछ बना देते हैं दूसरा सामान आप, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेकेंडरी एक्टिविटी। जैसे आपका जितना इंडस्ट्री है वो क्या है, आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी हमें आती है। जैसे इसमें कुछ स्पेशल ऑप्शन अगर जैसे आपसे पूछा जाए कि जो बढ़ई कुर्सी बना रहा है, ठीक है, वो किस प्रकार की एक्टिविटी है, या कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर पढ़ा रहा है वो तो सर सेवा में आ जाएगा, वो तो टर्सरी एक्टिविटी हो जाएगा। लेकिन जो बढ़ई कुर्सी बना रहा है वो सेकेंडरी एक्टिविटी है, क्योंकि पूरा मटेरियल लेता है, ठीक है, और उससे एक निर्मित कर देता है नया चीज, जैसे कहते हैं लकड़ी से वो बना दिया कुर्सी, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेकेंडरी एक्टिविटी। ऐसे एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में दिए जाएंगे, ठीक है, कि आप सोचने को मजबूर रहेंगे। इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से, इसको हल्की में नहीं लेना है, आपको अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, व्यापार। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक अभिसरण यानी कल्चरल कन्वर्जेंस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि कल्चरल कन्वर्जेंस क्या होता है। पहला ऑप्शन है विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं का एक एकल एकीकृत संस्कृति में विलय, यानी बहुत सारी क्या है, कल्चरल ट्रेडिशन है
वो सारे मिलकर एक बन जाते हैं, तो क्या उसको सांस्कृतिक अपसरण यानी कल्चरल कन्वर्जेंस कहते हैं। या दूसरा ऑप्शन है कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से नई संस्कृति, प्रथाओं और विश्वासों को बनाने की प्रक्रिया। या दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो है बहुत सारे क्या है कल्चर जो है कल्चर हैं और उनके मध्य में क्या हो रहा है इंटरेक्शन हो रहा है, और इंटरेक्शन के कारण अपना कल्चर एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं और इस प्रकार एक नया ट्रेडिशन और कल्चर का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है कल्चरल जो है अपसरण यानी कन्वर्जेंस बोला जाता है। तीसरा कह रहा है कि एक संस्कृति का विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार और अन्य संस्कृतियों द्वारा इसे अपनाना। तो क्या एक कोई संस्कृति है वो दूसरे क्षेत्रों में फैल रही है और जहाँ पे वो जा रही संस्कृति उसको दूसरे लोग क्या करते हैं एडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है। चौथा है बाहरी कारकों के कारण किसी संस्कृति का ह्रास और लुप्त होना, यानी जो आपके जो बाहरी तत्व हैं, बाहरी एनार्किस्ट हैं, अराजक तत्व हैं, वो आपके देश में आके आपकी संस्कृति को नष्ट कर देते हैं। ठीक है। जैसे हड़प्पा जो है सभ्यता की संस्कृति पूरी तरीके से क्या हो गई नष्ट हो गई किसी भी कारणवश। ठीक है। तो इसमें चारों में आपको बताना है कि कल्चरल कन्वर्जेंस यानी सांस्कृतिक अपसरण क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ये 2। ठीक है। यानी विभिन्न संस्कृतियों के बीच अंतःक्रिया, यानी कई संस्कृतियां हैं, कई प्रकार की क्या हैं कल्चर हैं और ये एक दूसरे से क्या करते हैं इंटरेक्शन करते हैं, यानी ये इससे मिला हुआ ये इससे मिला हुआ है, एक दूसरे से क्या करते हैं जो है इंटरेक्शन करते हैं। जब इंटरेक्शन करेंगे तो एक दूसरे से क्या करेंगे अपना कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम्स जो भी है वो क्या करेंगे एक्सचेंज करते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है कल्चरल कन्वर्जेंस, या हिंदी में बोला जाता है सांस्कृतिक अपसरण। ऐसे टर्मिनोलॉजी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी का क्या हो रहा है ट्रेंड चल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर 2 है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। आपको बताना है कि सार्क जिसकी स्थापना कब हुई थी 1985 में हुई थी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है। और सार्क में टोटल कितने कंट्री हैं, 8 कंट्री हैं, जिसमें इसका जो इसमें कह रहा है कौन सा सदस्य नहीं है, तो सदस्य कौन सा नहीं है म्यांमार है। ठीक है। बाकी कौन से हैं नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है। ठीक है। और जो है बांग्लादेश है और साथ ही साथ कौन है श्रीलंका है। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। एक कंट्री कौन छूट रहा है नेपाल। ठीक है। नेपाल तो ऑलरेडी हो चुका, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया और मालदीव क्या है मालदीव है। ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं 8 मेंबर हैं, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। इसमें कौन सा सदस्य नहीं है, तो म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो गया 3 यानी म्यांमार। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक पारिस्थितिकी क्या है, यानी कल्चरल इकोलॉजी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। कल्चरल इकोलॉजी क्या है। पहला ऑप्शन है संस्कृति और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन कल्चरल इकोलॉजी है। किसी समाज के विश्वासों, मूल्यों, व्यवहारों और संस्थाओं का अध्ययन, किसी समाज द्वारा निर्मित भौतिक और गैर भौतिक वस्तुओं का अध्ययन। ठीक है। और आगे अगला है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि सांस्कृतिक पारिस्थितिकी क्या है, जो कल्चरल इसको इंग्लिश में बोलेंगे कल्चरल इकोलॉजी। कल्चरल इकोलॉजी जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, ये जो कल्चरल इकोलॉजी है उसका जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था जूलियन स्टीवर्ट के द्वारा। ये भी आपको याद रखना, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कल्चरल क्या नाम है जूलियन स्टुअर्ट। ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा कि कल्चरल इकोलॉजी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी संस्कृति और यानी कल्चर और इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को बोला जाता है आपका कल्चरल इकोलॉजी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पैराडाइम यानी प्रतिमान मानव व्यवहार और अनुभवों को आकार देने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को समझने के महत्व पर जोर देता है। ठीक है। यानी कौन सा ऐसा पैराडाइम है जो ह्यूमन के जो है बिहेवियर को और उसका जो एक्सपीरियंस है उसको एक शेप प्रदान करता है। ठीक है। शेप प्रदान करने वाले सोशल एंड कल्चरल फैक्टर को समझने के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन है पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद, बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, ह्यूमनिज्म मानवतावाद, स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पैराडाइम है जो क्या करता है सोशल एवं कल्चरल फैक्टर पे ज्यादा जो है क्या करता है जोर देता है, ताकि वो क्या कर सके ह्यूमन के बिहेवियर और
जो उसका एक्सपीरियंस है उसको एक शेप प्रदान कर सके, एक आकार प्रदान कर सके। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका मानवतावाद। क्या है इसका राइट आंसर? मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म। ठीक है, क्या है? ह्यूमनिज्म। मानवतावाद के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक कौन है आपके? यूफू टुआन। कौन है? यूफू टुआन। ठीक है, ऐसे आपको प्रत्यक्षवाद का याद होना चाहिए। व्यवहारवाद का कौन सा है? विलियम किर्क है। पॉजिटिविज्म का अगस्ट काम्पटे। ठीक है, संरचनावाद के कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि संरचनावाद का जो है फादर या संरचनावाद का शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? मानवतावाद। ठीक है, आगे है कौन सा ग्रीक भूगोलवेत्ता अपने काम जियोग्राफिका के लिए जाना जाता है, जो समय की ज्ञात दुनिया का वर्णन करता है और जो है देशांतर और अक्षांश के विचार का परिचय देता है? यानी कौन सा ऐसा जियोग्राफर है, ठीक है, जिन्होंने जियोग्राफिका लिखा है और उसमें ये सारी जो बातें हैं उसके बारे में बात किया है? ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, पहला ऑप्शन है, दूसरा है टॉलमी, तीसरा है स्ट्रेबो और चौथा है अरस्तु। तो आपको बताना है कि किसने जियोग्राफिका लिखी है और अक्षांश देशांतर जैसे शब्दों का जो है परिचय दिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेबो। क्या हो जाएगा? स्ट्रेबो इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसमें आपको याद होना चाहिए कि ये कितने भाग में डिवाइड किया गया है, कितने में जो है इसको डिवाइड किया गया है स्ट्रेबो के जो है जियोग्राफिका को। जियोग्राफिका और कौन कौन से जियोग्राफर ने लिखी है, स्ट्रेबो कहाँ के हैं, ये सारी बातें तुरंत क्वेश्चन देखते आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए? घूमनी चाहिए, तभी आप क्या आपकी जो तैयारी है वो अच्छी मानी जाएगी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा द्वैतवाद सामान्य, ठीक है, यानी जर्नल और अद्वितीय, अद्वितीय को बोलेंगे तो विशिष्ट यानी स्पेसिफिक घटनाओं के बीच अंतर संबंधित है? ठीक है, यानी ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा जो है डुअलिज्म है जो किससे बात करता है? जर्नल वर्सेस स्पेसिफिक ज्योग्राफी की बात करता है। पहला ऑप्शन है गुणात्मक एवं मात्रात्मक, भौतिक बनाम मानव, इडियोग्राफिक बनाम नोमोथेटिक, क्षेत्रीय बनाम व्यवस्थित। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जो है ये द्वैतवाद है जो जर्नल वर्सेस स्पेसिफिक के बारे में बात करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए इसको देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका है ये भौतिक बनाम मानव। ठीक है, क्या भौतिक बनाम मानव है? भौतिक बनाम मानव इसमें ये बोला जाता है कि जो बर्नहार्ड वारनेस थे उन्होंने क्या किया था कि ये जो विभाजन था इस पे काफी जोर दिया था। ठीक है, तो वैसे वो विभाजन नहीं चाहते थे लेकिन बाद में विभाजन करना पड़ा, बहुत सारे और विद्वान आए। तो जो पहले ये था कि एक द्वैत चला था, ठीक है, डुअलिज्म चला था कि हम भौतिक भूगोल का अध्ययन करें या जो है ह्यूमन जो है ज्योग्राफी का यानी मानव भूगोल का अध्ययन करें। तो जो भौतिक भूगोल का अध्ययन था, ठीक है, उसको क्या बताया गया? उसको उसी का दूसरा नाम है जर्नल ज्योग्राफी, यानी पहले भौतिक भूगोल नहीं था बल्कि उसको क्या बोला जाता था? जर्नल ज्योग्राफी, सामान्य भूगोल। और जो मानव भूगोल था, ठीक है, उसको क्या बोला जाता था? स्पेसिफिक ज्योग्राफी यानी विशिष्ट भूगोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, बाकी और बहुत सारे द्वैत थे, जैसे रीजनल वर्सेस सिस्टमेटिक था, आइडियोग्राफिक वर्सेस नोमोथेटिक था और क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव था। तो ये सारे क्या है? ये सब डुअलिज्म है ज्योग्राफी में कि किस जो है रूप में हम क्या करें? अध्ययन करें। जैसे हमबोर्ड कहते थे कि नहीं जो है सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना चाहिए था, लेकिन रिटर क्या कहते थे कि नहीं रीजनल बेस पे स्टडी करना चाहिए था। ये सारे क्या है? इसके डुअलिज्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भूगोल में मानवतावाद क्या है? क्या है मानवतावाद? क्या है? ऑप्शन है एक दृष्टिकोण जो व्यक्तियों के व्यक्तिपरक अनुभव पर जोर देता है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो निष्पक्षता और मात्रात्मक डेटा पर केंद्रीकृत है, एक दृष्टिकोण जो मानव व्यवहार और सामाजिक अंतःक्रियाओं पर केंद्रित है, एक दृष्टिकोण जो समाज को आकार देने वाले संरचनात्मक कारकों पर जोर देता है। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि जो मानवतावाद है, ह्यूमनिज्म है, वो जो है क्या है? अब एक शब्द में आपसे पूछ लिया गया कि ह्यूमनिज्म क्या है, ऐसे पूछा जाएगा। बिहेवियरिज्म क्या है? व्यवहारवाद क्या है? संरचनावाद क्या है? ठीक है, ऐसे जितने भी वाद हैं ये आपको क्या होने चाहिए? अच्छे से क्लियरिफाई होने चाहिए। तो जो मानवतावाद है वो किस पे फोकस करता है? वो इंडिविजुअल पीपल पे फोकस करता है और उसके एक्सपीरियंस को जानने का क्या करता है? प्रयास करता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दृष्टिकोण जो व्यक्तियों के व्यक्तिगत अनुभव पर जोर देता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भूगोल व्यक्ति भौगोलिक कल्पना की अपनी अवधारणा के लिए जाना जाता है, यानी इसमें आपको ज्योग्राफर का नाम बताना है जो क्या करते हैं अपनी कल्पना के आधार पे क्या करते हैं कि जो भौगोलिक कंसेप्ट है उसको वो दे देते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ होगा, इमेजिन किए तो उसको एक किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कंसेप्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे कौन से ज्योग्राफर थे? ऑप्शन है बर्नहार्ड वारेनियस, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इमैनुअल कांट, कार्ल रिटर। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से ज्योग्राफर थे जो खुद सोचते थे, इमेजिन करते थे कि अच्छा ठीक है मान लेते हैं पूरब पूरब में क्यों निकलता है, बस वो एक कल्पना की, कल्पना करने के बाद वो क्या किया उसका एक कंसेप्ट तैयार कर लिए कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे होता होगा, ठीक है ना। इमेजिनेशन के बेस पे वो कंसेप्ट तैयार करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है यही एक ज्योग्राफर थे इमैनुअल कांट, ठीक है। बहुत बड़े फिलासफर थे, बहुत बड़े ज्योग्राफर भी हुए। तो इन्होंने ये क्या करते थे कि कोई चीज ऐसे इमेजिन करते थे और उसी इमेजिनेशन के बेस पे वो क्या कर देते थे, उसको कंसेप्ट में कन्वर्ट कर देते थे। इनका बहुत फेवरेट स्टेटमेंट है कि तुम मुझे पदार्थ दो, मैं दुनिया का निर्माण कर दूंगा, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े ये फिलोसफर थे और कितने बड़े जो है ये जो है इमेजिन करने वाले जो है ज्योग्राफर थे। तो इनका इसका राइट आंसर क्या है? इमैनुअल कांट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सामाजिक और आर्थिक संबंधों को आकार देने वाली संरचनात्मक शक्तियों को समझने पर केंद्रित है? यानी ऐसा कौन सा जो है दृष्टि पैराडाइम है, इसको पैराडाइम बोलिए या दृष्टिकोण बोलिए, तो कहता है सामाजिक और आर्थिक संबंधों को जो एक संरचना प्रदान करता है उसको समझने पर ये जोर देता है। ऑप्शन है आपका फेमिनिज्म नारीवाद, मानवतावाद ह्यूमनिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है संरचनावाद है, उत्तर आधुनिकवाद यानी पोस्ट मॉडर्निज्म है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका संरचनावाद। संरचनावाद क्या करता है? ये सामाजिक और आर्थिक संबंधों को आकार देने वाली संरचना की शक्तियों पर समझने में केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर क्या है? संरचनावाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो स्वतंत्र समूहों के बीच चरों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से किस सांख्यिकीय परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? यानी दो वेरिएबल्स हैं, स्वतंत्र हैं और उनके बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप कौन सा जो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स या स्टैटिस्टिकल टूल्स प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है टी टेस्ट, सहसंबंध यानी कोरिलेशन, काई स्क्वायर टेस्ट या इनेवा टेस्ट, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, जो अगर दो वेरिएबल्स हैं स्वतंत्र रूप से तो उसके लिए हम कौन सा प्रयोग करेंगे? उसके लिए प्रयोग करेंगे कोरिलेशन टेस्ट, यानी जो आपका सहसंबंध परीक्षण है उसी का हम प्रयोग करेंगे, जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ किसी दिए गए वाटर शेड में धारा क्रम और धारा की लंबाई के बीच संबंध प्रदर्शित करता है? धारा क्रम का मतलब हुआ स्ट्रीम ऑर्डरिंग, क्या हुआ? स्ट्रीम ऑर्डरिंग। और धारा की लंबाई का मतलब हुआ लेंथ रेशियो, ठीक है। आप मार्फोमेट्री या बेसिक एक चैप्टर है आप में तो उसको पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा स्ट्रीम ऑर्डरिंग क्या होता है, लेंथ रेशियो क्या होता है, बाइफरकेशन रेशियो क्या होता है, ड्रेनेज डेंसिटी क्या होता है, ड्रेनेज टेक्सचर क्या होता है। तो यही पूछ रहा है कि अगर कोई वाटर शेड है, ठीक है, कोई भी वाटर शेड है, वाटर बॉडी है, अब उसमें आपको क्या करना है कि जो स्ट्रीम ऑर्डरिंग है यानी धारा क्रम है और जो उसके लेंथ रेशियो है, इसका अगर आपको अनुपात निकाला जाए तो आप इसमें से कौन से ग्राफ का प्रयोग करेंगे? पहला है हिप्सोग्राफिक वक्र यानी हिप्सोग्राफिक का प्रयोग करेंगे, ड्रेनेज बेसिन मार्फोमेट्रिक ग्राफ प्रयोग करेंगे, प्लेनोग्राफिक वक्र का प्रयोग करेंगे कि अल्टीमेट्रिक ग्राफ का प्रयोग करेंगे? तो आप किस ग्राफ का प्रयोग करेंगे? जो है लेंथ रेशियो और क्या है जो स्ट्रीम ऑर्डर है उसका क्या करना है आपको? रेशियो दिखाना है, उसका अनुपात दिखाना है। इसमें किस ग्राफ का प्रयोग किया जाएगा? इसका प्रयोग किया जाएगा ड्रेनेज बेसिन मार्फोमेट्रिक ग्राफ का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये फिजिकल ज्योग्राफी में जो मॉर्फोलॉजी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीआईएस एप्लीकेशन का उपयोग स्थानीय डेटा विश्लेषण उपकरण और मॉडल प्रदान करके निर्णय लेने का समर्थन करने के लिए किया जाता है? यानी किस एप्लीकेशन, ये सारे एप्लीकेशन के नाम हैं। कौन से एप्लीकेशन? जीआईएस के बहुत एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, जिसपे आप काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपका आर्क जीआईएस हो गया जो है या क्यू जीआईएस हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन है जीआईएस के। तो इसमें फिर कह रहा है कि कौन सा ऐसा जीआईएस का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जो स्पेशियल डेटा एनालिसिस उपकरण और मॉडल प्रदान करके निर्णय लेने का समर्थन करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है विषयगत कार्टोग्राफी, डेटा प्रबंधन, जियो कोडिंग, स्थानिक निर्णय प्रणाली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा प्रबंधन। जो एप्लीकेशन है उसका प्रयोग ऐसे कामों के लिए किया जाता है।
अगला क्वेश्चन क्या है, वाटरशेड में प्रति इकाई क्षेत्र में स्ट्रीम चैनलों की संख्या का मापने के लिए निम्नलिखित किस मॉर्फोमेट्रिक पैरामीटर का प्रयोग किया जाता है। पुनः एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो आपका मार्फोमेट कोई जो है क्या है, वाटर शेड है, कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए एक नदी हम ले लेते हैं वाटर शेड, ठीक है। इसमें कह रहा है कि प्रति क्षेत्रफल स्ट्रीम चैनलों की संख्या, यानी अगर हम कोई एक यूनिट मान लेते हैं, कोई एक यूनिट 1 किलोमीटर स्क्वायर मान लीजिए, 1 स्क्वायर किलोमीटर या 2 स्क्वायर किलोमीटर या 10 स्क्वायर किलोमीटर मान लीजिए, तो इसमें कितना क्या है स्ट्रीम चैनल है, इन नंबर ऑफ रिवर्स इसमें कितना है, उसको दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला, धाराओं का क्रम, स्ट्रीम ऑर्डरिंग का प्रयोग किया जाएगा, द्विभाजन अनुपात, बाइफर्केशन रेशियो का प्रयोग किया जाएगा, अपवाह घनत्व यानी ड्रेनेज डेंसिटी का प्रयोग किया जाएगा, अपवाह आवृत्ति ड्रेनेज फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको बताना कि अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर में जो भी आप यूनिट लेना चाहें, यानी पर यूनिट एरिया में जो है, पर स्क्वायर यूनिट एरिया में कितना नदियां हैं, ठीक है, स्ट्रीम चैनल कितने हैं, कितनी संख्या है उनकी, उसको दर्शाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। तो आप उसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अपवाह आवृत्ति, जिसको बोलते हैं ड्रेनेज फ्रीक्वेंसी। ड्रेनेज फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि पर यूनिट स्क्वायर एरिया में क्या है, कितना आपकी नदियों की संख्या है। अगर यहीं पे ये पूछा होता है कि पर यूनिट पर जो है कि कोई भी यूनिट आप लेते हैं, उसमें देखा जाए कि नदियों की संख्या, तो आपने बता दिया ड्रेनेज फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर एक यूनिट एरिया में नदियों की लंबाई कितनी है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता, अपवाह घनत्व। घनत्व में हम क्या देखते हैं कि एक यूनिट एरिया में नदियों की लंबाई कितनी है, वहीं पर आवृत्ति में हम क्या देखते हैं कि एक यूनिट एरिया में नदियों की संख्या कितनी है, यानी चैनलों की, स्ट्रीम चैनलों की संख्या कितनी है, ठीक है। जितनी ज्यादा संख्या होगी उसकी आवृत्ति उतनी अधिक होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन, अपवाह आवृत्ति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नमूना प्रक्रिया, यानी जो सैंपल प्रोसेस में एक आबादी यानी पॉपुलेशन का उपसमूह में विभाजित करना और प्रत्येक उपसमूह से प्रतिभागियों को यादृच्छिक रूप में चुनना, तो इसमें से कौन सा किस प्रकार की सैंपलिंग प्रयोग करेंगे। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई पॉपुलेशन है, मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है, अब इस 100 लोग में क्या करना, इसको कई ग्रुप में बांट देना, कई जो है क्या कर देना, ग्रुप में बांट देना, 10 यहाँ 10 यहाँ 10-10 करके 10 ग्रुप में, और फिर रैंडमली आप एक यहाँ से ले ली, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले ली। तो ये जो आप काम कर रहे हैं, ये किस प्रकार की सैंपलिंग है। पहला है सरल यादृच्छिक नमूनाकरण यानी सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड यादृच्छिक नमूना यानी स्ट्रेटिफाइड जो है सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग या इसोटियल सैंपलिंग। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण यानी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। क्योंकि आपने क्या किया, स्ट्रेटा बनाया, यानी उसको अलग अलग जो है स्ट्रेटा में, क्रम में डिवाइड किया, और फिर बाद में रैंडमली आपने एक एक सबसे क्या कर लिया, पॉपुलेशन चूज कर लिया। सैंपलिंग से क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट पेपर में और सब्जेक्ट में आना लगभग तय है। तो आप सैंपलिंग तैयार कीजिए। सैंपलिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में कौन सा होता है, नॉन में कौन सा होता है, यही आपके एग्जाम में 4 यहाँ से दिया जाएगा, 4 यहाँ से, और पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि कौन सा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी है। तो ये आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है यहाँ से, और आप अगर तैयार करते हैं तो 2 नंबर आपके, यानी 2 क्वेश्चन आपके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ किसी दिए गए क्षेत्र या वाटरशेड में विभिन्न ऊंचाइयों पर भूमि क्षेत्र के प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। यानी कोई अगर नदी है, तो नदी पे आप 1 किलोमीटर जो है गहराई में गए, तो आपने देखा कितना एरिया कवर कर रहा है, 2 किलोमीटर की गहराई में गए, देखना कितना एरिया कवर कर रहा है। यानी ऊंचाई और एरिया का जो संबंध है वो कौन सा ग्राफ बताता है। ऑप्शन है किलोग्राफ वक्र, अल्टीमेट्रिक ग्राफ, हाइप्सोग्राफ या आइसोटियल मानचित्र, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा वक्र होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिप्सोग्राफ कर्व। क्या हो जाएगा, हिप्सोग्राफ कर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उत्तरी पर्वत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी जो हिमालय दिया है, हिमालय के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इन्हें हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। दूसरा है वो दुनिया की सबसे छोटी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तीसरा है वो भारतीय और एशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टकराव का परिणाम है। और चौथा है कि वो तलछटिक और मेम्फामाटिक चट्टानों से बने होते हैं, ठीक है। तो
आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है ऑप्शन 1 एंड 3, दूसरा है 2 और 4, तीसरा है 1 3 4 और चौथा है 1 2 3 4। तो आइए देखते हैं एक करके। उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला के बारे में पूछा, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है क्योंकि इन्हें हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, उसके बाद में अब देखेंगे एक सब में दिया हुआ है लगभग लगभग, देखिए लगभग एक इसमें है, केवल इसमें नहीं, तो ये विकल्प आपका पहले से क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। पहला कौन सा कथन सही है। दूसरा है वो दुनिया की सबसे छोटी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो इसका जो आधा ऑप्शन है ये कह रहा है कि वो दुनिया की सबसे छोटी, ये क्या है, ये पूर्ण तरीके से गलत है। ऊंची पर्वत श्रृंखला तो है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी जिसमें 2 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये आपका कट गया। तीसरा क्या है, वो भारतीय और एशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टकराव का परिणाम है, ये बात सही है। यानी 1 और 3 दोनों सही है, 1 3 इसमें भी, 1 3 इसमें भी। चौथा पढ़ दिए, वो तलछटी और मेटामॉर्फिक चट्टानों से बने, ये बात बिल्कुल सही है कि वो तलछटी और मेटामॉर्फिक चट्टानों से बने हुए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा तीसरा 1 3 एंड 4। आगे अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको बताना है जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसके बारे में क्या सही है। पहला है कि यह 1960 के दशक में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। दूसरा है यह मुख्य रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन पर केंद्रित था। तीसरा है इसने भारत में नए कृषि क्षेत्रों के उद्भव का नेतृत्व किया। चौथा है यह काफी हद तक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित था। और पांचवा है इसके परिणाम स्वरूप कृषि निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आपको बता, चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन सा कथन क्या है राइट है। तो अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि यह 1960 में कृषि उत्पादकता यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। बिल्कुल बात सही है, 1960 के दशक में यही कारण था कि लगातार हम जो है बाहर से खाद्यान्न जो है क्या कर रहे थे इंपोर्ट कर रहे थे। दूसरा है यह मुख्य रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन पर केंद्रित था। ये भी बात सही है कि शुरुआत में या पहले तो केवल गेहूं पे, उसके साथ साथ कुछ चावल एरिया में कुछ जो है क्षेत्र में चावल पे भी प्रयोग किया गया। बाद में जो है इसको जो है जो अन्य फसलें हैं जैसे दाल हो गया और जो अदर फसलें हैं उस पर इसको प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी राइट आंसर है। तीसरा क्या है, इसने भारत में नए कृषि क्षेत्रों के उद्भव का नेतृत्व किया। ये बिल्कुल बात सही है क्योंकि जिन एरिया में इसका प्रयोग किया गया है उसके साथ ही जो भारत के अन्य नए क्षेत्र है वहां पर भी क्या हुए हैं, इसका जो है परिणाम देखने को मिला है। यह काफी हद तक विश्व बैंक द्वारा पोषित था। ये भी बात सही है कि जो इसमें जो पैसा लगाया गया था तो उसमें कुछ पैसा जो है लगभग मैक्सिमम पैसा भारत सरकार का था और कुछ पैसा किसका था, विश्व बैंक ने भी क्या किया था, जो है भारत को पैसा दिया था जो है किसके लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए। और अगला है कि इसके परिणाम स्वरूप कृषि निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बिल्कुल वृद्धि हुई, खाद्यान्न में हम न केवल जो है आत्मनिर्भर बन गए बल्कि हम लोग क्या करने लगे, उसका जो है एक्सपोर्ट करने लगे। ऐसा जो है उस समय जब 1960 के दशक में हरित क्रांति इंडिया में आया था तो पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश इतना जो है खाद्यान्न की उत्पादन हुआ था जिसको रखने के लिए जो सरकार के पास जो गोडाउन होते हैं वो कम पड़ गए थे। इसलिए वहाँ के जो सरकारी स्कूल थे उसको बंद करके वहाँ पे क्या करना पड़ा था सरकार को, जो खाद्यान्न यानी अनाज है अनाजों को रखना पड़ा था। ठीक है, तो इसमें जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे क्या हैं, सही हैं। और हरित क्रांति के बारे में बिल्कुल आपको जानकारी जो है होनी चाहिए कि हरित क्रांति, क्योंकि अभी जल्दी में जो है हरित क्रांति के जो जनक थे उनका निधन हुआ है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है चर्चा में था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हरित क्रांति से संबंधित कुछ भी आ सकता है कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। जो यूएसए के एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर विलियम गार्ड, वर्ल्ड लेवल पर हरित क्रांति का जनक नार्मन बोरलॉग को जाता है और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। एक तरफ दिया है जो वाटरफॉल और एक तरफ दिया है रिवर। चुलिया, चुलिया किस नदी पर है, तो चुलिया चंबल नदी पर है। शिव समुद्रम किस नदी पर है, तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। भेड़ा घाट किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। और हुडरू जलप्रपात किस नदी पर है, स्वर्णरेखा पर है। तो 1 2 3 एंड जो है सॉरी 2 3 1 4 2 3 1 4 यानी ए विकल्प जो है ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरसों की प्रति एकड़ सर्वाधिक उपज कहाँ पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये पूछ रहा है कि पर हेक्टेयर यानी यहाँ पर प्रोडक्टिविटी पूछा जाता है, प्रोडक्शन नहीं पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा सरसों कहाँ उगाया जाता है। ये पूछ रहा है कि 1 एकड़ में सबसे ज्यादा सरसों कहाँ उगाया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, गुजरात इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास कोयले का सबसे बड़ा भंडार है।
ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है कि कोयले का जो सबसे बड़ा भंडार है वो किस स्टेट के पास है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है झारखंड। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है, यानी जो मैग्नीज है उसका सबसे बड़ा जो रिजर्व है वो किस स्टेट के पास है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो इसमें आपको बताना है कि मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे ज्यादा भंडार है। एक और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के दक्कन पठार के बारे में सही है। पहला कह रहा है कि यह एक बड़ा पठार है जो दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों को कवर करता है। दूसरा है यह आग्नेय चट्टानें जैसे बसाल्ट और ग्रेनाइट से बना हुआ है। तीसरा है यह काली मिट्टी की उपस्थिति की विशेषता है। चौथा है यहाँ पर यहाँ होना चाहिए और यह भारत के कई महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत है जैसे गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये देखते हैं एक करके कि पहला कह रहा है कि यह एक बड़ा पठार है जो दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों को कवर करता है। बिल्कुल सही है कि लगभग लगभग जो दक्कन का पठार है वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक इन सारे क्षेत्रों में क्या हुआ है, फैला हुआ है। इसलिए यहाँ शब्द आप देखेंगे कि अधिकांश लिख दिया गया है, ना कि सभी दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये सही है। यह आग्नेय चट्टानों जैसे बसाल्ट और ग्रेनाइट से बना है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो दक्कन प्लेटू का निर्माण हुआ है वो जो फिशर इरप्शन होता है, दरारी उद्भेदन के कारण जो है इसका निर्माण हुआ है कि एक कालांतर में क्या हुआ, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं और किस प्रकार की जो दरारी उद्भेदन होता है, फिशर इरप्शन होता है, वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर हुआ है। अगला है यह काली मिट्टी की उपस्थिति की विशेषता है। बिल्कुल है, क्योंकि ज्वालामुखी से निर्मित है तो काली मिट्टी यहाँ बहुत है और यहाँ पर बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है जैसे गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, तो यही जो है जो गोदावरी है वो नासिक से निकलती है, नासिक के त्रिवेकम पहाड़ी से, और जो कृष्णा है वो कहाँ से निकलती है, वो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो कृष्णा रिवर है उसका उद्गम स्रोत कहाँ से है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका उद्गम स्रोत महाबलेश्वर से है। तो इसमें जितने भी ऑप्शन है वो सभी के सभी क्या हैं, राइट है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी चौथा ये सभी। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है इंडिया में वो आपको याद होने चाहिए। तो ये कह रहा है कि जो मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन है उसमें क्या है, कौन सा जो है विकल्प सही है। पहला है कि यह भारत के सबसे पुराने और सबसे विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। यह महाराष्ट्र में राज्य में स्थित है। यह इंजीनियरिंग और रासायनिक उद्योगों की उच्च एकाग्रता की विशेषता है और यह राजमार्गों और रेलवे की एक अच्छी तरीके से विकसित नेटवर्क के माध्यम से भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि यह भारत का सबसे पुराना और विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। अगला यह महाराष्ट्र में है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि मुंबई पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। यह रासायनिक और उद्योगों की उच्च इंजीनियरिंग और रासायनिक उद्योगों की उच्च एकाग्रता यानी संकेंद्रण यहाँ पर ज्यादा है, ये भी बात सही है। और यहाँ पर जो है राजमार्ग और रेलवे का अच्छे तरीके से नेटवर्क विकसित है, ये भी बात क्या है, सही है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। 1 2 3 4 इसके सभी विकल्प क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये दक्कन का पठार का है। तो ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर हटके क्वेश्चन है दक्कन के पठार के। तो आइए इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में दक्कन पठार के बारे में सही है। पहला है यह ज्वालामुखी पठार है। तो अभी हम लोग देख के आए कि दक्कन का पठार ज्वालामुखी है। ठीक है, दूसरा है यह दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से को कवर करता है, ये बात भी सही है। पश्चिमी घाट अपनी पश्चिमी सीमा को चिन्हित करता है और पूर्वी घाट अपनी पूर्वी सीमा को चिन्हित करता है, ये भी बात क्या है, सही है। तो इसके जो चारों ऑप्शन है वो क्या है, इसके राइट है। अगला क्वेश्चन कि भारत की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, जो इंडिया का जो एक जो है राष्ट्र नेशनल लेवल का जो विनिर्माण नीति है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का जो पॉलिसी है, वो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, वैसे इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ जो है जो डेटा है वो पुराने आगे, इतने पुराने डेटा आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, तो इसको क्या करते हैं हम लोग स्किप कर देते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 88, बॉर्डर रोड संगठन की स्थापना, ठीक है, कब की गई थी? यानी जो बीआरओ है, जो क्या करता है कि जितना भी बॉर्डर एरिया में, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, भूटान हो, जो भी बॉर्डर जो है कि किनारों का जो रोड बनाया जाता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? बीआरओ की। तो ये कह रहा है कि बीआरओ का गठन कब हुआ था? 1955 में, 1965 में, 1970 में, 1960 में। तो इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1960 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, अगला क्वेश्चन है कि भारत के गंगा के मैदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि यह एक समतल और उपजाऊ मैदान है जो हिमालय पर्वत और दक्कन पठार के बीच में स्थित है। दूसरा है, यह भारत का सबसे बड़ा, सबसे सघन आबादी वाला भौगोलिक क्षेत्र है। तीसरा है, यह हिमालय में उत्पन्न होने वाली नदियों द्वारा लाई गई तलछट के जमाव से बना है। और चौथा है कि यह जलोढ़ मिट्टी की उपस्थिति पाई जाती है, उसकी विशेषता है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला कि यह समतल और उपजाऊ मैदान जो हिमालय और दक्कन पठार के बीच है, तो ये क्या है? राइट है, क्योंकि जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो उसके उत्तर में आपका हिमालय क्षेत्र है और दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्कन का पठार। तो ये ऑप्शन क्या है? राइट है, ठीक है। अगला क्या है? अगला कह रहा है कि यह भारत का सबसे सघन आबादी वाला क्षेत्र है, तो ये भी आंसर क्या है? राइट है, क्योंकि यहीं पर जो है भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, या उसके बाद में देखा जाए बिहार, पश्चिम बंगाल, तो ये सब क्या है? यहीं पर बसे हुए हैं। तीसरा, हिमालय से उत्पन्न हुई नदियों द्वारा लाई गई तलछट से जमा हुआ, ये भी बात क्या है? सही है, कि हिमालय से लाई गई नदियां और के द्वारा ही मैदान बना हुआ है। और चौथा है कि यह जलोढ़ मिट्टी की उपस्थिति है, तो ये भी बात सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन के बारे में आपको बताना है, ठीक है, कि ओजोन के बारे में कौन सा कथन सही है। अब पहला ऑप्शन है कि ओजोन अधिकतर समताप मंडल में पाई जाती है। दूसरा है, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 55 से 75 किलोमीटर ऊपर स्थित है। तीसरा है, ओजोन सूर्य से यूवी यानी जो किरणों को अवशोषित करती है। और चौथा है, पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का कोई महत्व सॉरी सर्दी जुकाम का दिन चल रहा है, तो हम भी उससे बच नहीं पाए। इसमें बहुत तेजी के साथ जो है सर्दी जकड़ लिया है। तो आप लोग अपना देखभाल कीजिए, क्योंकि मौसम लगातार चेंज हो रहा है। मौसम चेंज में जो है वायरल बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। तो ओजोन अधिकतर समताप मंडल में पाई जाती है, ये बात क्या है? कि बिल्कुल बात सही, कि ओजोन का जो ज्यादा विस्तार है वो समताप मंडल में, ये बात सही है। दूसरा कि ओजोन परत पृथ्वी से सतह से 55 से 75 किलोमीटर ऊपर है, ये बात भी क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओजोन का जो ऊंचाई है वो 15 से लगभग 50 या 45 किलोमीटर माना जाता है, जिसमें 15 से या 12 से 35 में कंसंट्रेशन यानी सघनता ज्यादा है। और ये यूवी किरणों को अवशोषित करता है, ये भी बात क्या है? सही बात सही नहीं है, कि इसका कोई महत्व नहीं, इसका बहुत महत्व है। इसी के कारण क्या है? पृथ्वी पर जीवन बचा हुआ है, क्योंकि इससे न केवल क्या है कैंसर जैसी भारी बीमारी होती है, बल्कि पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है, अगर जो है ना होता ये ओजोन, तो पृथ्वी का जो जो एवरेज टेम्परेचर वो भी लगातार इंक्रीज करता। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1 एंड 3। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला 1 एंड 3 इसका राइट आंसर। यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि इसको बताना है कि कौन सा विकल्प ओजोन के बारे में सही है। पहला क्वेश्चन है कि एक तेज धार वाले हिमनदीय रूप से अपरदित रिज का किस रूप से नाम जाना जाता है? यानी ये कह रहा है कि अगर एक जो है ग्लेशियर लैंडफॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है कि वो लैंडफॉर्म में तेज धार होता है, तो कौन सा लैंडफॉर्म होता है जो है ग्लेशियर? इसमें जो देखेंगे कि इसे रेती के समान कह सकते हैं, कुछ इस तरह से इसका होता है आकार, जो है कुछ इस तरीके से आकार इसका होता है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अरेट, कर्नल, सिंग यानी हॉर्न, रासमुटैनी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? अरेटी। अरेटी आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि एक कोई ग्लेशियर होता है और धीरे धीरे इधर से और इधर से क्या हो जाता है, ये इसमें इरोजन हो जाता है, तो इसका आकार रेती देखे हैं ना, जब गांव में होता है तो उस रेती के आकार का ये हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है तेज धार वाला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? अरेट, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में जो है दो क्या आता है, आपके एग्जाम में जो है ये जो पैसेज आता है, और उस पैसेज को पढ़ के आपको क्या करना होता है? आंसर देना होता है। तो यहाँ पे भी मैंने जो है पैसेज डाल दिया है,
आप लोग पैसेज पढ़िए, ये पैसेज है, ये पैसेज है, ठीक है। इसको अच्छे से क्या कीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके आपको पैसेज पढ़िए। इसके बाद थोड़ा सा अगले पेज में भी पैसेज है, पैसेज थोड़ा लंबा था, पैसेज आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। इतना पैसेज दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, आपको आंसर देने हैं। जैसे पहला आंसर है पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य क्या था, ये हो गया, ठीक है। दूसरा पेरिस समझौता, तीसरा ये, और चौथा ये, ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके पांचों के आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको। आपको क्या करना है कि उसको अच्छे से पढ़ना है और ईमानदारी के साथ आप लोग कमेंट करेंगे पांचों आंसर क्वेश्चन नंबर 91 से 95, ठीक है। जो है बाद में हम इसका आंसर जो है क्या कर देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। लेकिन इसको आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से करना है, ताकि आप लोग समझ सकें कि आपको पैसेज कैसे करना है और पैसेज में आंसर ढूंढ के कैसे। हम देखते हैं कि कितने भी स्टूडेंट का आंसर पैसेज वाला सही जाता है। आप कमेंट में अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर क्या कर दिया जाएगा, पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज आपको जो है यहाँ तक क्वेश्चन कराया गया, जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन ज़्यादा थे, आपको फिजिकल ज्योग्राफी के कम क्वेश्चन मिले हैं। तो हमने जो है टोटल 100 क्वेश्चन बनाया था, तो लेकिन 1 से जो 50 क्वेश्चन है वो आज हम नहीं करा पाए, वो कल हम कराएंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी के, सॉरी, फिजिकल ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। यानी पेपर को हमने बैलेंस किया, उसमें जो है लगभग हर यूनिट से क्वेश्चन देखेंगे तो शामिल किया है। और कोई भी जो आंसर आपको लगता है कि सर इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कमेंट कर सकते हैं। विथ जो है अपने जो है थॉट्स को आप बता सकते हैं कमेंट में कि सर इसलिए ऐसा होगा, या आपके पास कोई प्रूफ हो तो भी बता सकते हैं। क्योंकि मैंने भी को है इसको अच्छे से स्टडी करके आपके लिए लाया है। ह्यूमन एरर कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि जो हम बताएं वो पूरा का पूरा आप जो है आपको लगे कि बहुत जो है क्या है ऑथेंटिक है। अगर जिसमें लगे कि हाँ हमने पूरी तरीके से कोशिश की कि कोई भी विकल्प, कोई भी ऑप्शन गलत ना हो, कोई भी आंसर आपको गलत ना बताया जाए, फिर भी ह्यूमन एरर हो सकता है। इसलिए अगर आपको कोई आंसर लगता है कि जो है सर ये गलत है, इसका आंसर ये होना चाहिए, तो विथ प्रूफ ही आप अपने थॉट को कमेंट में करें, आपको वो थॉट जरूर कंसीडर किया जाएगा। हमारी पूरी टीम इस पर लगातार काम कर रही है, ठीक है। तो मिलेंगे कल हम लोग जो है एक नई वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।